नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में साथियों, आज के सेशन में हम एचटेट 2024 का पीएचडी केमिस्ट्री का जो पेपर है, तो 111वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। थर्ड सेशन होने वाला है हमारा, इसको हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है? देखिए, हमें गिवन है N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस से बन रहा है 2NH3 गैसियस, यानी अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन अमोनिया का फॉर्मेशन है ये, लेकिन जो एंथैल्पी दी हुई है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हमसे पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किससे पूछा हुआ है? वो हमसे पूछा हुआ है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी हमसे पूछा हुआ है डेल्टा एच एफ नॉट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो भी किसकी? अमोनिया की हमसे पूछी हुई है साथियों। ये कितनी होने वाली है और हमें रिएक्शन गिवन है। देखो सीधी सी बात है, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए साथियों। डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है कि दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी के अंदर वो चेंज कब आता है? ये दैट टेक्स प्लेस कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके फॉर्मेशन में? 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जब फॉर्म होता है, किसमें? इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। और किससे? फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब ये एलिमेंट्स भी किसमें होने चाहिए? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर होने चाहिए, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। ठीक है, अब पूरी इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाता हूँ बारी बारी से, मतलब इसको फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। इजीली समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। ये क्या कहता है कि ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? ये एंथैल्पी चेंज है जो कब होता है? जब आपके पास किसी सब्सटेंस का 1 मोल बनता है, फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अब वो 1 मोल किससे बनता है? वो अपने ही एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स से वो मिलके बना है सब्सटेंस, उन्हीं से मिलके वो 1 मोल सब्सटेंस बनना चाहिए। यानी अगर अमोनिया बन रहा है ना, तो अमोनिया किस किस एलिमेंट से मिलके बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ही मिलके बना होना चाहिए। लेकिन कितना बना होना चाहिए? 1 मोल बना होना चाहिए। जबकि यहाँ कितना गिवन है? 2 मोल। इसका मतलब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर है ये बात? तो अगर मुझे 1 मोल अमोनिया के लिए इसको लिखना है, और 1 मोल अमोनिया, और 1 मोल अमोनिया, उसके लिए मैं इस इक्वेशन को रीराइट कर दूंगा। मैं इस इक्वेशन को रीराइट कैसे करूंगा? देखो, अगर मुझे इसको 1 मोल करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 नाइट्रोजन गैसियस प्लस में 1/3, सॉरी 3/2 हो जाएगा ना, हाँ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 3/2, 3/2 हाइड्रोजन गैसियस, और इससे बनेगा क्या? आपका 1 मोल क्या? अमोनिया, किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में। अब जो एंथैल्पी चेंज होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कहेंगे। अब हमें क्या गिवन है? इसकी एंथैल्पी गिवन है, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ये यहाँ पर आई नहीं है, ये आर है। एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, उसकी वैल्यू कितनी है? की वैल्यू है 92.4 किलो जूल पर मोल है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? 92.4 किलो जूल पर मोल है। अब मुझे निकालना है इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, तो मैं इस वैल्यू को भी किससे कर दूंगा? 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो यानी ये केस के इक्वल हो जाएगा 1/2 ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये कितनी है? माइनस का 92.4, इसको डिवाइड करूंगा कितने से? 2 से। आंसर कितना आएगा? माइनस का 46.2 किलो जूल पर मोल। ये हमारा
राइट आंसर होने वाला है। क्लियर? अगर इतना समझ में आ गया हो तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल आसान, माइनस का 46.2 किलो जूल पर मोल, ये हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है साथियों, ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है ना, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही एक पार्ट होता है। और इसके लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होती है, देखो मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको शॉर्ट में, कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पहचानना है तो उसके लिए जो इसेंशियल कंडीशन है आपको वो याद रखनी होगी। अब वो इसेंशियल कंडीशन क्या है, उस इसेंशियल कंडीशन के अब हमारे पास क्या है कि एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड होते हैं और दूसरे हमारे पास होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन से शो करेंगे, या तो आप सीधे उनके फॉर्मूले याद रख लो। यानी अगर मैं बात करूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस में किस में होगा, तो उनका फॉर्मूला कैसा होना चाहिए, एम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के लिए दिया होगा और आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, M a2b2 टाइप, M a2b2 टाइप आपके पास, या फिर MABCD टाइप। ठीक है, और ये ए बी और सी डी, ए बी सी डी सब के सब क्या है, ये यूनिडेंटेट लिगेंड है। क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, यानी इनके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम या एक ही डोनर साइट प्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर ऐसा है और ये ए और बी दोनों, ए बी सी डी सब डिफरेंट हैं और क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, अगर ऐसे फॉर्मूले प्रेजेंट है तो उसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा ही दिखेगा। अब इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। ठीक है, ट्रांस में सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, सिस में सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, सेम टाइप के लिगेंड सेम साइड में रहेंगे, और ट्रांस में सेम टाइप के लिगेंड आपके अपोजिट साइड में रहेंगे। एक बात इसमें आपको नोट कर लेनी है, बिल्कुल खास बात है, क्या कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास दो तरह की ज्योमेट्रीज आती हैं, हाइब्रिडाइजेशन आप कह सकते हो, दो तरह के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, जिसमें से एक आपके पास होता है स्क्वायर प्लेनर, एक तो होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इनके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देता है। दूसरा होता है आपके पास टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इनके अंदर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, इनके अंदर सेंट कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, सिमेट्री एलिमेंट इनके अंदर लैक ऑफ सिमेट्री होती है, लैक ऑफ सिमेट्री होती है, सिमेट्री एलिमेंट नहीं पाया जाता, इसीलिए जो बोन्स की पोजीशन है, जो रिलेटिव पोजीशन है, वो हमेशा क्या रहती है, एक दूसरे से डिफरेंट रहती है, इसीलिए इसके अंदर नहीं होता। जबकि स्क्वायर प्लेनर में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाए, 6 आ जाए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेंगे। कौन से कॉम्प्लेक्स होंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे साथियों। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपके पास किस फॉर्मूले के कंपाउंड होने चाहिए, तो आपके पास Ma4B2 टाइप। ठीक है, या तो आपके पास Ma4B2 टाइप होना चाहिए, या आपके पास Ma3B3 टाइप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, Ma3B3 टाइप आपके पास होने चाहिए। क्लियर है, अब Ma4B2 टाइप अगर है आपके पास, तो उसके अंदर आप एक तो ये हो सकता है, इसमें आपके पास इन दोनों में ही ए एंड बी जो होंगे वो आपके यूनिडेंटेट लिगेंड होंगे। क्या होंगे, यूनिडेंटेट लिगेंड होंगे। यूनिडेंटेट का मतलब एक ही डोनर साइट हो। या फिर आपके पास क्या हो सकता है, Ma2B2 टाइप, Ma2B2 टाइप, और जिसमें ए जो है वो आपके पास डाइडेंटेट लिगेंड होगा। क्या होगा, डाइडेंटेट लिगेंड हो सकता है। ए क्या हो सकता है, डाइडेंटेट लिगेंड हो सकता है, तब भी आपके पास, और बी यहाँ पर यूनिडेंटेट लिगेंड रहेगा, यूनिडेंटेट लिगेंड रहेगा, तब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनके अंदर शो होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इनके अंदर शो होगा। अब इनमें ध्यान से देखो आपके पास क्या पड़ा है, किसमें शो नहीं होता। देखो एक ही है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ, ये वाला क्या है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास अगर Ma4 टाइप का अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, Ma4 टाइप, यानी कि ये टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें नहीं होगा।
तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर इसके अंदर हो जाएगा साथ। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि बाकी सब में क्या होगा, ये देखो ये MaB4 टाइप का आ गया आपके पास, ये Ma2B2 टाइप का आ गया, Ma2B2 टाइप का आ गया, 2 अमोनिया 2 क्लोरीन, ठीक है। ये CONH3 4 Cl2 प्लस ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, Ma4B2 टाइप वाला हो गया, Ma4B2 टाइप वाला। इन सब में क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। क्लियर है। जैसे मैं आपको मान लो एक एग्जांपल दे देता हूँ, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 प्लस कर लेते हैं, चलो कुछ भी कर लो, हमें तो उससे ट्रांस बनाने से मतलब। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ये मेरा एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर अगर मुझे सिस बनाना है, इसके अंदर अगर मुझे सिस बनाना है, मेरे लिए सिस दोनों हो गए एक साइड, तो ये मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया सिस का। दूसरी तरफ अगर मुझे इसी का ट्रांस बनाना है, अब मैं क्या करूंगा, एक Cl को दूसरे के अपोजिट रख दूंगा, यानी दो सेम टाइप के लिगेंड क्या होने चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तो ये आपका ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। सिस और ट्रांस ऐसे बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। क्लियर है। उसके बाद बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय गिवन कोड्स। देखो तो पहले हमें दिया हुआ है आइडियल सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है। अगर आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो ओबे कर रहा है राउल्स लॉ को, ओबेज राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यानी किसी भी कंसंट्रेशन पे ले आओ वो राउल्स लॉ को ओबे करेगा ही करेगा। यही कहानी होती है किसकी, आइडियल सॉल्यूशन। इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो भी जीरो होती है, डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी जीरो होती है, यानी कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं मिक्सिंग पे, कोई एंथैल्पी में चेंज नहीं। और इसके अंदर जो इंटरेक्शंस होते हैं मोलिकुलर इंटरेक्शंस, यानी ए टाइप या फिर बी टाइप के इंटरेक्शन जो है वो नियरली इक्वल होते हैं किसके, ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। ये ए और बी क्या है, इनको आप सोल्यूट या सोलवेंट मान सकते हो। इसको मान लिया मैंने सोल्यूट, इसको मान लिया मैंने सोलवेंट, ठीक है। तो ये प्योर सोल्यूट सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, ये प्योर सोलवेंट सोलवेंट के बीच का इंटरेक्शन, और ये सोल्यूट और सोलवेंट का इंटरेक्शन यानी सॉल्यूशन वाला इंटरेक्शन, ये नियरली क्या होंगे, सारे इक्वल होंगे, तब आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा। अब आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने की ट्रिक क्या है, आप एक ट्रिक सीख लो कि जब भी आपको ऐसे एग्जाम्पल दिए और उनसे आपको आइडियल सॉल्यूशन पहचानना हो, आप ये ट्रिक आप आजमा लेना। इनकी राइमिंग सेम होती है, राइम सेम होती है, राइमिंग सेम होती है। जैसे आपके पास बेंजीन प्लस टोलुइन होता है, बेंजीन प्लस टोलुइन दोनों के लास्ट में इन इन आ रहा है, इनकी राइमिंग सेम है। जैसे क्लोरोहेक्सेन ब्रोमोहेक्सेन, दोनों में ही एन आ रहा है लास्ट में, क्लोरोहेक्सेन ब्रोमोहेक्सेन, इनमें क्या है, राइम सेम कर रहा है। इसीलिए इसकी ट्रिक को याद रखना हमेशा, अगर आइडियल सॉल्यूशन को पहचानना है तो वो सेम टाइप से राइम करेंगे, ऐसी बात है। यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए आएगा, फर्स्ट के लिए आएगा सी, तो फर्स्ट के लिए सी हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन में है वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर करके देखता हूँ थोड़ा सा, तो सेकंड और फोर्थ के अंदर है, क्लियर, सेकंड और फोर्थ के अंदर है हमारे पास। और अब चलते हैं, इसका मतलब फर्स्ट तो कैंसिल आउट हो गया और थर्ड भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ सेकंड और फोर्थ में से चूज करना है। फिर आती है बारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, किसकी आती है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सारी कंडीशन आइडियल वाली उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ऑल कंडीशंस आर रिवर्स, ऑल कंडीशंस आर रिवर्स, ऐसा मान के चलो। मतलब डू नॉट ओबे रोल्स लॉ, रोल्स लॉ को ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन के ऊपर वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। इसके अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, और जो इंटरेक्शंस है मोलिकुलर ए टाइप या फिर बी टाइप, यानी प्योर सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन नॉट इक्वल टू सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वो भी नियरली इक्वल नहीं होते। इनको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपके पास पॉजिटिव डेविएशन वाला, क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन जिनसे पॉजिटिव डेविएशन आती है राउल्स लॉ से।
अब रोल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन को याद रखने का तरीका क्या है? जब भी आपके पास पॉजिटिव डेविएशन का केस आ जाए तो सोल्यूट सोलवेंट का जो इंटरेक्शन होगा सॉल्यूशन के अंदर वो ऑलवेज लेस देन होगा प्योर सोल्यूट सोल्यूट या फिर प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। जैसे ही ऐसा होगा तो सोल्यूट या सॉल्वेंट के बीच के बॉन्ड वीक होंगे। फिर ये बॉन्ड वीक होंगे, दोनों में से कोई भी जल्दी एस्केप करेगा। जल्दी एस्केप करेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा और पॉजिटिव डेविएशन आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव डेविएशन आएगा। इसका एग्जांपल क्या होता है? एसीटोन प्लस एथेनॉल का एग्जांपल होता है। ठीक है, एसीटोन प्लस एथेनॉल इसका क्या है? एग्जांपल होता है। तो एसीटोन और एथेनॉल सेकंड के लिए हमारे पास, सॉरी, एसीटोन और एथेनॉल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो ये ए वाला आ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, सेकंड के लिए ए वाला आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधी सी बात है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं साथियों। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन वाले को भी ऐसे ही मान सकते हो। नेगेटिव डेविएशन जो होता है ना, नेगेटिव डेविएशन में अपन क्या करते हैं कि ये जो ए बी टाइप का इंटरेक्शन है ये स्ट्रोंगर होता है ए और बी बी टाइप के इंटरेक्शन, यानी प्योर सोल्यूट और प्योर सोल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं उनसे सोल्यूट सोल्वेंट का इंटरेक्शन क्या होता है? स्ट्रोंगर होता है। अगर ये स्ट्रोंगर होगा तो इनमें से कोई भी जल्दी से वेपर नहीं बन पाएगा, जल्दी से एस्केप नहीं करेगा, और इसका मतलब उसका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा रोल्स लॉ के मुकाबले या उसके कंपेरिजन में। इसका जो एग्जाम्पल होता है अपने पास वो होता है एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म। एसीटोन प्लस में क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये इसका एग्जांपल होता है। ये हमें दे रखे हैं, बाकी मैच हो ही जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है साथियों वो क्या है? वो हमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट, याद रखना क्या पूछा हुआ है, डज नॉट हैव सेम साइज। सेम साइज की बात आते ही और आपको जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिख जाएं, डी और एफ ब्लॉक के, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को एक बार जरूर याद कर ले। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को एक बार जरूर याद कर ले कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंस है वही क्या करवाता है? सेम साइज करवाता है। और इसका एक क्लासिकल एग्जांपल हमारे पास जिरकोनियम हैफनियम होता है। जिरकोनियम और हैफनियम होता है। अब इनमें से कौन सा नहीं है वो पूछा हुआ है, तो कौन सा नहीं है? तो इसमें आएगा नियोबियम और ओस्मियम नहीं। अब इसका मैं सीधा सीधा सा रीजन बताता हूँ आपको, ऐसा क्यों। इसको पहचानने की ट्रिक यहाँ पर क्या है, कैसे हमने इसको इतना जल्दी फाइंड आउट कर लिया। याद रखना, जिरकोनियम और हैफनियम की अगर बात करें तो ये दोनों ही क्या है? जिरकोनियम और हैफनियम जो है ये दोनों ही ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं। किसके हैं? ग्रुप 4 की। और बिल्कुल ग्रुप 4 का मतलब सेम ग्रुप है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज क्या होता है? सिमिलर होता है। अब पैलेडियम और प्लेटिनम जो है ये दोनों किसके हैं? ग्रुप 10 के हैं। दोनों के दोनों किसके हैं? ग्रुप 10 के हैं। मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये ग्रुप 6 के हैं। तो इसमें से सिर्फ नियोबियम और ओस्मियम ही है जो हमारे अलग अलग ग्रुप के हैं। कैसे? नियोबियम जो होता है वो ग्रुप 5 का है। किसका है? सॉरी, ग्रुप 5 का, और 10 पीरियड है इसका। पीरियड क्या है? 10। ग्रुप नंबर 5 और इसका जो पीरियड है वो है 10। इसके साथ आता है ओस्मियम। ओस्मियम का जो है वो ग्रुप 8 है और पीरियड जो है वो 6 है। छठे पीरियड का है, 8वें ग्रुप का एलिमेंट है। जिसके पीरियड और ग्रुप दोनों ही सेम नहीं है उसका साइज कभी सेम हो ही नहीं सकता। तो यही हमारा आंसर रहेगा साथी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप ध्यान से देखो कि हमसे पूछा क्या है। हमसे पूछा है इन न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है साथियों। किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है। और ये हमसे ये कह रहा है कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो फ्यूरानोज फॉर्म है, तो क्या है? फ्यूरानोज फॉर्म है, वो ज्वाइन होती है टू फॉस्फेट। फ्यूरानेज फॉर्म और फॉस्फेट के बीच में हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ज्वाइन होती है। वो कौन से कार्बन के बीच में होती है? तो जब भी कोई न्यूक्लिक एसिड बनता है उसके अंदर दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं डाइफॉस्फोएस्टर लिंकेज के थ्रू, तो उसको हम पॉलीमर के रूप में जानते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड साथियों। ठीक है, अब ये होता कैसे है? देखो ध्यान से देख लो इस चीज को। तो पहली बात तो हम वो फ्यूरानोज फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, फ्यूरानोज फॉर्म, ये बेस होगा, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन की जगह बेस जुड़ा होगा। इसको हम शुगर मोइटी बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी शुगर मोइटी है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहाँ पर ये चौथा कार्बन, और पांचवा कार्बन जो होता है CH2O होता है, वो यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप से या फॉस्फोरिक एसिड से जुड़ा होता है। आप इसको ध्यान से देख लेना।
क्लियर। इधर से ये पांचवा कार्बन है, इसको 5 डेज भी लिख सकते हो, 1 डेज 2 डेज कुछ भी आपकी मर्जी है, वो 3 डेज 4 डेज ऐसे ही चलेगा। ये 4 डेज वाला। अब ये वाला जो कार्बन होता है, ये जुड़ा होता है किसके साथ, इसका OH ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप वाला बॉन्ड यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ा होता है ऐसे PO माइनस, और यहाँ पे आपका O होता है, इधर आपका CH2 ग्रुप आ गया। कौन सा CH2 ग्रुप आ गया भाई, ये वही फोर्थ कार्बन के बाद वाला, ये फिफ्थ है। ठीक है, ये ऑक्सीजन हो गया सुगर मोइटी का, इधर फिर से बेस आ गया, ये आपका शुगर है। ठीक है, तो एक का 3 और दूसरे का पांचवा कार्बन, तीसरे और पांचवें कार्बन के बीच में, अब इसका जो OH ग्रुप होता है वो और इसका OH ग्रुप होता है वो, उनके बीच में ये फॉस्फोएस्टर लिंकेज होता है। उसके बीच में क्या होता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है। इसी लिंकेज को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कहते हैं साहब। क्लियर। तो एक तो इसका OH ग्रुप और एक इसका OH ग्रुप, इन दोनों के बीच में ही ये होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो OH ग्रुप कौन से कार्बन के थ्रू जुड़े होते हैं, C3 और C5 के थ्रू। एक का C3 और दूसरे का C5 होता है, एक का C3 होता है और दूसरे का C5 होता है, इसका C5 इसका C3, अगर इसका C5 होगा तो दूसरे का C3 से जुड़ा होगा। क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है, जैसे यहाँ पर ये तीसरे पे OH ही आएगा, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग lengthenoids does not exhibit, which of the following lengthenoid does not exhibit +4, ये यहाँ पर +4 वो कोड के पीछे छुपा हुआ है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। इनमें से कौन सा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता, तो दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, एक तो आप उन एलिमेंट्स को याद कर लो लेंथेनाइड्स में से जो +4 की शो करते हैं, उसको छोड़ दो, वो याद कर लो, उनके अलावा कोई भी होगा वो तो शो करेगा ही नहीं। तो अब वो कौन से, टोटल 5 ही ऐसे एलिमेंट हैं, 5 हैं ऐसे एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स के अंदर, इसमें लेंथेनॉइड्स के अंदर जिनके अंदर क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं, +4 ऑक्सीडेशन शो करते हैं, वो 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमें बस उनको याद करना है। जैसे सबसे पहला आता है आपके पास साथियों, सीरियम आता है, एटॉमिक नंबर 58। आपको जिनोन के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, और सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4f1 5d1 6s। ये चारों इलेक्ट्रॉन, 2 3 और 4, ये चारों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जब सीरियम +4 में होगा तो ये आपके पास जिनोन जैसी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाएगा, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट होता है वो 59 नंबर होता है। 59 कौन सा है, 59 आपके पास प्रेसियोडीमियम है। ठीक है, ये PR जिसको हम कहते हैं, नाम है इसका प्रेसियोडाइमियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, जिनोन के साथ, फिर आपके पास आ जाएगा 4f3 6s2, 4f3 6s2। लेंथनाइड्स के अंदर 4f2 नहीं होता है, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये भी 3 और 1 4, जैसे ही ये +4 में जाएगा, जैसे ही PR +4 में शो करेगा, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगी, 4f1 बच जाएगी यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास वो है ND। क्या है, ND, ये ND है भाई, ND। ठीक है, ये कौन सा है, ये 60 एटॉमिक नंबर वाला है, नियोडियम जिसको बोलते हैं, नियोडियम। ठीक है, नियोडीमियम, हाँ सॉरी, नियोडीमियम बोलते हैं, नियोडीमियम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4f4 6s2। अगर अगर ये ND4+ में जाता है तो क्या होगा हमारे पास, दो इसके जाएंगे, दो इसके जाएंगे, 4f2 में चला जाएगा। क्लियर। इसके बाद वाला जो एलिमेंट होता है जो हमारे पास +4 में चला जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो वो हमारे पास कौन सा है, 3 हो गए, चौथे पे चलते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा टर्बियम। क्या आएगा, टर्बियम। तो क्या बोलते हैं, टर्बियम बोलते हैं। टर्बियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 65 होता है। कितना होता है, 65 होता है, जिनोन। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आपके पास 4f9 6s2 हो जाएगी, 4f9 6s2 हो जाएगी। अगर ये टर्बियम +4 में जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 4f7, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 हो जाएगा, क्योंकि 2 6s वाले गए और 2 f वाले गए। क्लियर। फिर हमारे पास लास्ट बचता है, वो बचता है dy। dy का मतलब होता है डिस्प्रोशियम। क्या होता है, डिस्प्रोशियम।
डी से लिख देता हूँ ना मैं डी को, डिस्प्रोशियम। अब ये जो डिस्प्रोशियम है आपके पास, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका होता है 6, जस्ट एटॉमियम के बाद वाला। जिनोन के साथ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 6s2। अगर ये dy4+ में जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगी आपके पास? ये बच जाएगी बस 4f8 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये 5 एलिमेंट आपको याद रख लेने हैं जो कि +4 शो करते हैं। जनरली ये +2 और +3 ही शो करते हैं, आपको पता है, लेंथ नोड्स वाले। तो अब इनमें रह कौन गया? इनमें रह गया अटरबियम। कौन सा रह गया? अटरबियम। अब ये अटरबियम जो होता है ये नहीं शो करता है भाई। क्यों नहीं शो करता? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगी। 4f14 6s2 होता है। ये मैक्सिमम ये 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है जहां इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड की होती है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये सिर्फ +2 शो करता है, +4 शो नहीं करेगा। ये +4 शो नहीं करता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसने पूछा डू नॉट, डज नॉट एग्जिबिट, जो एग्जिबिट नहीं करता उसके बारे में बात की है, तो एट्रोबियम हमारा आंसर रहेगा साथियों। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि ईएमएफ किसी सेल की गिवन है 0.7 वोल्ट, यानी ई सेल हमें गिवन है वो कितना है? 0.7 वोल्ट है, 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस का एन एफ ई सेल। क्या होता है? माइनस का एन एफ ई सेल। एफ की वैल्यू हमें पता होती है 96,485 कोलम, ठीक है। ये फेराडे की वैल्यू होती है, 1 फेराडे की। एन हमें निकालना है। एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसकी हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी दोनों। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे कौन सी चीज हो रही होगी? एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन होता है कैडमियम का। कैडमियम का ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो Cd2+ में कन्वर्ट होता है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ लूज कर दिए होते हैं। कैथोड पे क्या हो रहा होता है साथियों? कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होगा? बच गया कौन सा पार्ट? AgCl वाला पार्ट। तो अब AgCl वाले पार्ट में अगर रिडक्शन होगा तो AgCl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास हाफ सेल जो दोनों है उनमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2AgCl प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा आपके पास 2Ag सॉलिड प्लस में 2 क्लोरीन आयन। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखी जाए इसकी तो क्या होगी? ओवरऑल रिएक्शन में दोनों को ऐड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला। जैसे कैडमियम प्लस में 2AgCl, इलेक्ट्रॉन आपके खत्म हो जाएंगे और इधर क्या हो जाएगा? कैडमियम 2 प्लस प्लस में 2Ag प्लस में 2Cl- आपके पास हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल n यहाँ पर आ गया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इस इक्वेशन में यूज हुए हैं वो कितने आए? n की वैल्यू आई 2। तो यहाँ से हम डेल्टा जी निकालेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू में 2 इंटू में 96,485 मल्टीप्लाइड बाई में 0.7। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, यहाँ आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर 2, फिर 9 और फिर 1, माइनस का 19, 29, 70। ठीक है। इनटू में कितना करना है मुझे? 0.7। फिर से इनटू में क्या करते थे? 0.7। 7/10 कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आएगा, ये वाली वैल्यू आएगी माइनस का 135079। क्लियर इतना? अब ये जूल में है लेकिन हमारे पास आंसर कहीं भी जूल में नहीं है, तो इसी डेल्टा जी को हम कर देंगे किलो जूल में कन्वर्ट। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दूंगा, 0.79। ठीक है, इतना किलो जूल हो जाएगा। इसको मैं अगर राउंड ऑफ करना चाहूँ तो ये माइनस का 135.1 किलो जूल आएगा। ये वाला आंसर कौन सा है भाई? माइनस का 135.1 किलो जूल। ये सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है साथियों? देखो, अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है कि, एक मिनट, लो वाला नहीं, ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? फिर से ध्यान से देखो, गलत चीज। आजकल है ना ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड चल रहा है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है? इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। हर बार क्या पूछेंगे आपसे? अब इनकरेक्ट पूछेंगे साथियों। क्या पूछ लेंगे? इनकरेक्ट पूछ लेंगे। तो इनकरेक्ट वाला ही हमें बताना है। ठीक है,
इनकरेक्ट वाला बताना है। अब इसमें क्या पूछा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा, जो भी पूछा वो किसके लिए पूछा हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा हुआ है साथियों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा हुआ है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें होती है, अगर मैं रेट लॉ लिखना चाहूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, रेट लॉ लिखना चाहूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वो क्या होगा साथियों, वो रेट लॉ जो होगा मेरा वो होगा माइनस का चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई में चेंज इन टाइम विच इज इक्वल टू में आएगा के, क्योंकि आर की पावर तो जीरो होती है वो वन, तो के। अगर के को मैं इधर ले जाऊं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब सही है, माइनस वाला साइन अगर उधर ले जाऊं तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू में माइनस के, तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकती। अब इसके बाद टी हाफ देख लेते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ जो होती है वो आर नोट अपॉन में टू के ही होती है, ये भी सही है बिल्कुल। फ्लो तो देख लेते हैं, तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देख लेते हैं पहले इसके लिए, इंटीग्रेटेड रेट ला और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर उसकी मैं बात करूं तो वो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू में माइनस का के टी प्लस में आर नोट आएगा, ठीक है। अगर इसको मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में फिट कर दूं, इसमें फिट करूं भाई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में फिट कर दूं, और इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, y विच इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं ग्राफ पुट करूं y एक्सिस और x एक्सिस के बीच में, ठीक है, तो y एक्सिस पे आएगा मेरे पास r, x एक्सिस पे आएगा t, ठीक है। अब स्लोप जो है वो मेरा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक डिक्लाइनिंग ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग, ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा इस ग्राफ का, माइनस के, और इंटरसेप्ट जो होगा वो आर नोट कहलाएगा, ये क्या है, इंटरसेप्ट, यानी सी जो है वो आर नोट है, इंटरसेप्ट ये वाला ऊपर वाला पोर्शन होगा, ये कहलाएगा। ये तो बिल्कुल सही है जीरो ऑर्डर का। अब इसमें से गलत क्या है, ये वाली चीज गलत दिखाई दे रही है भैया, हमें तो ये वाली चीज ऑप्शन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी तीनों चीजें तो हमें सही दिखाई दे रही है, ये वाला ऑप्शन क्या है हमारा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट ला है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि यही इनकरेक्ट है जीरो ऑर्डर के बारे में, बाकी सारी चीजें तो करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D3 मेटलाइंस, D3 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, D3 मेटलाइंस की बात कर रहे हैं। तो D3 का मतलब क्या हो गया, अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है क्या होता है, कि जो आपके 5 d ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, जब CFSC होती है तो स्प्लिट होते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होते हैं, वो T2G और EG की फॉर्म में स्प्लिट होते हैं साथियों, ऊपर वाले EG और नीचे वाले T2G कहलाते हैं। ये बीच में आपका ये बेरी सेंटर होता है, ये डेल्टा O हम लिखते हैं, जिसको 10 DQ के बराबर भी लिखा जाता है, क्लियर है। अब देखो D3 का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में तो कभी भी स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का केस आता ही नहीं, वो तो ऑलरेडी सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यही आएंगे। ये D3 का केस होता है, तो D3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो होती है T2G3 EG0, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर हमें CFSC कैलकुलेट करनी है, यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, अगर मुझे इस आयन की कैलकुलेट करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है साथियों, कि CFSC इज इक्वल टू में माइनस का 0.4 इंटू में number of electrons in T2G orbital, क्लियर, प्लस में 0.6 इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है CFSC को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होता है यहाँ से यहाँ वाला, ये होता है माइनस का 0.4, ये वाला जो फैक्टर होता है ये प्लस का 0.6 डेल्टा ओ के बराबर होता है, इतने डेल्टा ओ के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो CFSC कितनी आएगी, माइनस का 0.4 मल्टीप्लाइड बाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर, 3 है, ठीक है, प्लस में 0.6 मल्टीप्लाइड बाई EG में कितने, एक भी नहीं है, 0, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1.2 डेल्टा ओ हमारा क्या होगा, आंसर कहाँ दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा साथी। ये CFSC वाला फॉर्मूला जो है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर टेट्राहेड्रल का केस आ जाए तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसको रिवर्स कर देना है, T2G ऊपर, T2G की जगह वो T2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, EG वाले नीचे आ जाएंगे, नहीं E लिखा जाएगा बस, ये बात आप याद रखना,
ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, उसको ध्यान से देखो। ये कहता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड बाय 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विद एक्सेस ऑफ AgNO3 इज। देखो ये आपके पास जो है ये वर्नर की थ्योरी है। ठीक है, किसकी थ्योरी है? वर्नर थ्योरी से आया है ये क्वेश्चन। और उस वर्नर थ्योरी का मेन पॉइंट क्या था कि उसके पास दो टाइप की वैलेंसी थी, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, जिनमें से एक आपके पास थी प्राइमरी वैलेंसी, या प्राइमरी वैलेंस आप इसको कह देते हैं, और जो दूसरी थी उसको आप कहते थे सेकेंडरी वैलेंस। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंस जो थी वो आयनाइजेबल होती है। क्या होती है? आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंस जो होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, नॉन आयोनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल यानी फिक्स। तो प्राइमरी वैलेंस को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट हम किसको कहते हैं? प्राइमरी वैलेंस को। सेकेंडरी वैलेंस को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि ये फिक्स होती है। क्या कहते हैं हम इसको? कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या है? ये फिक्स वैलेंस। क्लियर? अब यहाँ ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, सपोज करो मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया CO NH3 4 Cl2, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो आपकी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। क्या होती है? नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, वो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर। टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने जो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए हैं? 4 और 2 6। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? अगर कभी आपसे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो वो कितना आएगा? 6, क्योंकि 4 अमोनिया के लिगेंड है, 2 क्लोरीन के लिगेंड है, डायरेक्टली अटैच है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड लिखे जाएंगे वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, काउंट ही करने हैं बस। आयनाइजेबल वैलेंसी हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखी जाती है। ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या है? आयनाइजेबल है। ये क्या है? आयनाइजेबल है। जितने आयनाइजेबल ये होंगे उतने ही मोल आपके पास AgCl के बनेंगे। कितना है? एक ही है, तो आपके पास AgCl भी एक ही बनेगा। कैसे बनेगा मैं उसको भी आपको करके दिखा देता हूं। मेरे पास कॉम्प्लेक्स आ गया CONH3 4 Cl2 Cl, प्लस में मैंने उसके अंदर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दिया। जैसे ही मैं डालूंगा, क्योंकि यही आयनाइजेबल वैलेंसी है, तो आयंस सेम टाइप के आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। मेरे पास बनेगा क्या? CONH3 4 Cl2, और यहाँ आ जाएगा नाइट्रेट आयन। प्लस में मेरे पास क्या होगा? AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। कितने मोल बना? एक ही मोल बना, 1 मोल प्रेसिपिटेट बना। आंसर मेरा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 मेरा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, यानी इसमें सिर्फ एक ही मोल बनेगा। वर्नर थ्योरी पे बेस्ड जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको आयनाइजेबल और नॉन आयनाइजेबल वैलेंस को याद रखना है। नॉन आयनाइजेबल कौन सी होगी? जो स्क्वायर ब्रैकेट की यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर रहेगी, आउटसाइड जो होगी, जितने नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर होंगे वो आयनाइजेबल वैलेंस के, और उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का। क्लियर है? सीधी सी बात। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू।